हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका जीनियस एकेडमी साइंस क्लासेस के अंदर। जैसा कि आप लोगों ने देखा था, मेरे पिछले वीडियो के अंदर मैंने पढ़ाया था आपको कि धातुओं के बारे में, यानी कि धातुएं कौन कौन से ऑक्साइड बनाती है और उनके बारे में मैंने आगे बताया था कि धातुओं से कैसे अपन धातुकर्म प्राप्त करते हैं, यानी कि अयस्कों का सांद्रण कैसे करते हैं दोस्तों। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, उसी टॉपिक को अपन कंटिन्यू रख रहे हैं और मैं आज बात करूंगा सक्रियता श्रेणी के ऊपर। दोस्तों, ये एक श्रेणी ऐसी है जिसके अंतर्गत कई प्रकार के जो तत्व थे प्रकृति के ऊपर, उनमें कई धातुएं थे, कई अधातुएं थी और कई उपधातु थी। तो जो धातुएं थे उनको धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर मेंशन किया गया है दोस्तों इस सूची के अंदर। तो आप देख सकते हैं, थंबनेल में भी आपने देख लिया होगा कि आज हम उस धातु अधातु और उपधातु वाले चैप्टर को जो कंटिन्यू कर रहे हैं उसमें आज हम पढ़ने वाले हैं सक्रियता श्रेणी। तो वीडियो के अंत तक बने रहना और इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि कौन सी धातु ऐसी होती है जो बहुत तेज अभिक्रिया करती है और कौन सी धातु ऐसी होती है जो कम अभिक्रिया करती है। एनवायरमेंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। और कौन सी धातु ऐसी भी है जो बहुत ही कम रिएक्ट करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को जानने का प्रयास करेंगे कि धातु और अधातु और उपधातु होते क्या है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि प्रकृति के समस्त तत्वों को हम कई पीरियोडिक टेबल के अंदर कई भागों में पढ़ते हैं और मेंडेलिव की जो आवर्त सारणी थी, जो पीरियोडिक टेबल थी, उसके अंदर तत्वों को मेंशन किया गया दोस्तों। आवर्त बनाए गए, ब्लॉक बनाए गए और उनमें एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक जो सबसे अहम है, यानी कि एस ब्लॉक के अंदर धातु को रखा गया है, पी ब्लॉक के अंदर अधातु को रखा गया है और डी ब्लॉक के अंदर उपधातु को रखा गया है दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन शॉर्ट बताने वाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट वीडियो के जरिए मैं आपको ढेर सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ। ध्यान से सुनना, समझना। दोस्तों, धातुओं को उनकी सापेक्ष अभिक्रियाशीलता के आधार पर अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं, सबसे पहले कैटेगरी जो बना रखी है सबसे ज्यादा अभिक्रिया करने वाले धातु दोस्तों। उसके बाद में जो कैटेगरी बना रखी है वो है थोड़ी उससे कम, यानी कि मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की कैटेगरी बना रखी है। और फिर लास्ट में सबसे कम, यानी कि ना के बराबर जो रिएक्ट करती है, उन धातुओं को भी मेंशन किया गया है। अब देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। तो हाफेल एग्जाम को दृष्टिकोण देखते हुए और उसके बाद में, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है दोस्तों। तो सक्रियता श्रेणी को डिफाइन कैसे करेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि धातुओं की एक ऐसी सूची या श्रेणी जिसमें उसको धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। यहाँ पर पॉइंट टू बी नोटेड दोस्तों, अवरोही क्रम में धातुओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि विभव लास्ट ईयर से भी पहले पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें केवल इतना सा वन वर्ड टाइप क्वेश्चन था कि सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातु को मेंशन किया गया है दोस्तों, वो कौन सा क्रम था, आरोही क्रम था या अवरोही क्रम था। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। अब हम बात करेंगे कि कौन सा क्रम है ऐसा, या सक्रियता श्रेणी कैसी है, मतलब धातु को उनके विक्रियाशीलता के आधार पर जब अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो ऐसी सूची को दोस्तों क्या कहते हैं, हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। नाम में इंफॉर्मेशन है दोस्तों, सक्रियता श्रेणी मतलब कौन कौन सी धातुएं कितनी एक्टिवेट है एनवायरमेंट के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर। और आप लोगों ने तो सुना होगा, सोडियम और पोटेशियम तो इतनी रिएक्टेबल मेटल होती है कि इनको मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन के अंदर डुबो के रखा जाता है दोस्तों, क्योंकि एनवायरमेंट के अंदर ये ऑक्सीजन से क्रिया करके डायनामाइट बिहेव करती है, मतलब ये विस्फोटक प्रवृत्ति की होती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो कैटेगरी है ये है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। और आप इसमें देख सकते हैं कि पोटेशियम आ रहा है, सोडियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम। देखो पोटेशियम को कैसे लिखते हैं, यानी कि इसका कैरियम लैटिन वर्ड है। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा इस वीडियो के बीच में थोड़ा सा, कि दो साइंटिस्ट है दोस्तों, एक था लेवोसियर और दूसरा था बर्जीलियस। इन दोनों को बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि यही वो दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों को प्रतीकों में बांटा गया, मतलब उनके लैटिन नाम दिए गए। और हमेशा कोई भी तत्व जो होता है, एलिमेंट्स होता है, उसको डिनोट किया जाता है उसके सिंबल के रूप में, यानी कि उसके लैटिन वर्ड को आइडल मानते हुए, ठीक है ना। और बर्जीलियस ने तो बहुत ही अहम उपलब्धि हासिल कर रखी है। उन्होंने कृत्रिम यूरिया अपने लेबोरेटरी के अंदर बनाया था दोस्तों, यानी कि यूरिया क्या बनाया था उन्होंने, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला होता है दोस्तों NH2CO
NH2। ये आप याद रखें, इसका फॉर्मूला भी कई बार पूछा जाता है, NH2CO NH2। ये बर्जेलियस ने अपने खुद की लेबोरेटरी के अंदर कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल तरीके से इसको बनाया गया था दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट कैटेगरी है दोस्तों, सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं, ये याद रखना क्योंकि न्यू टाइप के अंदर बहुवैकल्पिक क्वेश्चनों के अंदर कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से बहुत ही अत्यंत तेज अभिक्रियाशील धातु है। तो आप देख सकते हैं कि पोटेशियम आ रहा है इसके अंदर, सोडियम आ रहा है, कैल्शियम आ रहा है और मैग्नीशियम भी आ रहा है, एल्यूमिनियम भी आ रहा है। फिर आप देख सकते हैं ये 5 जो धातुएं हैं ये बहुत ज्यादा रिएक्ट करती है एनवायरमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नेक्स्ट अगर कैटेगरी की बात करें तो मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात आती है, यानी कि थोड़ी सी कम, जो ऊपर वाली अभिक्रियाएं कर रही है धातुएं उनसे थोड़ा कम मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं। तो उसके अंदर आप देख सकते हैं कि जिंक आ रहा है, फेरस आ रहा है, पीबी को सीसा या लेड भी कहते हैं, और एच आ रहा है यानी कि हाइड्रोजन आ रहा है, और कॉपर आ रहा है और एचजी आ रहा है। यहाँ पर ध्यान देना कि हाइड्रोजन को मैंने किस प्रकार से लिखा है, कि हाइड्रोजन को मैंने इस प्रकार से लिखा है, एक कोष्टक के अंदर ब्रैकेट में बंद कर दिया। इसका बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि मेंडलीव के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी, समस्या थी, कठिनाई थी कि यार हाइड्रोजन को क्या व्यवस्थित करें। ठीक है ना, तो ये सेटल नहीं हो पा रहा था पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो फिर मेंडलीव ने इसको आउट ऑफ पीरियोडिक टेबल कर दिया और इसको एक नाम दे दिया, इसको बोलते हैं आवारा तत्व। आवारा तत्व क्या नाम देते हैं इसको? आवारा तत्व नाम देते हैं, यानी कि इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर हाइड्रोजन बहुत दूर रहता है दूसरे एलिमेंट से। ठीक है ना, इसके बाद में अगर बात करें पीबी यानी कि सीसा, लेड आप लोग जानते हैं, और कॉपर और एचजी। एचजी पारा होता है, मरकरी। एचजी क्या है? पारा यानी कि मरकरी। आप देख सकते हैं कि मैंने एक वीडियो के अंदर बताया था कि हम जब अपना ब्लड प्रेशर चेकआउट करवाते हैं तो स्पिग्मोमेनोमीटर का यूज करता है डॉक्टर। और स्पिग्मोमेनोमीटर के अंदर आप लोग देखोगे कि आपकी वॉल्यूम जो है, आपके धमनियों के अंदर ब्लड का प्रेशर कितना है, वो कौन कैलकुलेट करता है? वो मर्करी डिसाइड करती है। उसके अंदर पैरामीटर चलता है। कभी अनफॉर्चुनेटली, भगवान ना करे ऐसी समस्या हो, लेकिन कभी अनफॉर्चुनेटली अगर बीमार होते हैं तो अपना जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि ये एजेड व्यक्तियों के अंदर ही कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है ना, तो जब चेक करवाते हैं तो डॉक्टर की सीट के टेबल के पास में जो पैमाना स्केल पड़ा रहता है, आप उसको नोटिस करिएगा। उसके अंदर एक ब्लैक कलर का लिक्विड चलता है, वो मरकरी यानी कि पारा। ठीक है ना, और पारा जो है वो एक लिक्विड है। क्या है? एक लिक्विड फॉर्म में होता है, यानी कि ये एक धातु है जो रूम टेम्परेचर के अंदर क्या होता है कि लिक्विड फॉर्म में होता है। देखो ध्यान देना, एक होता है ब्रोमीन, एक होता है ब्रोमीन और एक होता है एचजी। इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। इन दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि ब्रोमीन जो होता है वो अधातु है, वो भी रूम टेम्परेचर पे यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे वो भी क्या है? एक द्रव है, लेकिन वो अधातु है, वो नॉन मेटल है ब्रोमीन की अगर बात करें। और अगर एचजी की बात करें तो ये मरकरी है, यानी कि ये धातु है, मेटल है, जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होती है दोस्तों? ये लिक्विड होती है। तो नेक्स्ट अगर बात करें कैटेगरी की तो आता है सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है। अब दोस्तों इसके अंदर भी देखो, ध्यान देना कि इसके अंदर केवल एजी का मतलब होता है अर्जेंटम। एजी का मतलब क्या होता है? अर्जेंटम, यानी कि इसका लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम। और इसीलिए अर्जेंटम के अकॉर्डिंग इसको सिंबल दिया गया है दोस्तों एजी। और इसके बाद में आता है एयू, सोना, ओरम, क्योंकि एयू का लैटिन वर्ड क्या है? ओरम है दोस्तों। तो इसके बाद एक और धातु अपन पढ़ सकते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम भी क्या होता है? बहुत ही कम संक्षारित होती है। एनवायरमेंट के अंदर बहुत कम संक्षारित होने वाली धातु है प्लेटिनम, जो सोने से भी ज्यादा महंगी है। अब हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था संक्षारण के बारे में, यानी कि संक्षारण के अंदर कोई भी चीज एनवायरमेंट के अंदर अगर ओपनली ऐसे पड़ी है तो ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर की वजह से वो मतलब जो है वो लोहे के साथ में या और अदर मेटल के साथ में ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर के वो संक्षारित होती है, नष्ट होती है। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आज हमने जाना है कि सक्रियता श्रेणी होती क्या है। मैं रिपीट करता हूं, इन शॉर्ट, सक्रियता श्रेणी मतलब तत्वों की या धातुओं की एक ऐसी सूची है जिसके अंदर उनको मेंशन किया जाता है। किस क्रम में? अवरोही क्रम में। मैं दोबारा बता रहा हूं, यहाँ पर नोटिस कर लेना, ये एमसीक्यू रह चुका है, ठीक है ना। 1 नंबर टाइप क्वेश्चन पूछा गया कि सक्रियता श्रेणी के अंदर जो धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर व्यवस्थित किया गया, वो दोस्तों कौन सा क्रम कौन सा है, उनको सीक्वेंस में कैसे जमाया गया है? तो अवरोही क्रम में जमाया गया दोस्तों।
इसके बाद हमने संक्षारण पे बात की थी कि संक्षारण के अंदर धातुएं जो है अलग अलग कलर शो करती है और वो नष्ट होती है। जैसे कि मैंने बात बताई थी चांदी की, चांदी काले रंग में संक्षारित होती है दोस्तों, तांबा हरे रंग में जाता है, नष्ट होता है। सोने के लिए सोना बहुत ना के बराबर संक्षारित होता है। संक्षारण के साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा एक और शब्द है जिसको अपन कह सकते हैं विकृत गंधिता। क्या कह सकते हैं? विकृत गंधिता दोस्तों। अब ये शब्द क्या है? विकृत शब्द का मतलब होता है डिप्लोमेटिक कंडीशन अप्लाई होना। अब आप देख सकते हैं कि हमारे घरों के अंदर भी क्या होता है कि खाना पड़ा रहता है, हमने जितना खाया वो ठीक है, बाकी का वेस्टेज जो खाना होता है वो पड़ा रहता है, तो वो धीरे धीरे सड़ने लगता है। तो क्या हम, क्वेश्चन हमारा ये है कि हम उस खाने को क्या सड़ने से बचा सकते हैं क्या दोस्तों? जी हाँ, बिल्कुल बचा सकते हैं उस खाने को, क्योंकि उसके अंदर हम, यानी कि विकृत गंधिता होता क्या है कि खाना जो है खुले वातावरण के अंदर पड़ा है, फूड मटेरियल जो भी है, लिक्विड है, जैसा भी है, वो अगर खुले वातावरण के अंदर अगर ओपनली ऐसे ही पड़ा है तो एयर के साथ में रिएक्शन करेगा और जर्म्स डेवलप होंगे, बैक्टीरिया डेवलप होंगे, तो उसकी क्या होगी? उसकी गंध है ना, स्मेल। तभी तो अपन है ना, जब भी कोई खाना अपन रात का बना हुआ खाना अगर सुबह खाते हैं तो उसको थोड़ा ऐसे उसकी गंध लेते हैं। अगर डिप्लोमेटिक आ रही है, थोड़ी ऐसी गंध आ रही है जो हमें थोड़ा विचलित कर रही है, तो हम उसको फेंक देते हैं। इसका मतलब यही है कि उसकी गंध जो है ना विकृत हो जाएगी, यानी कि वो सड़ रहा है, उसमें फंगस आ चुका है। ठीक है ना दोस्तों? तो संक्षारण और विकृत गंधिता पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो संक्षारण का मतलब होता है कोई भी चीज जो है मेटल की हो, वो एयर के अंदर ऐसे खुली पड़ी है और तो वो रिएक्ट करेगी और उनपे अलग अलग कलर का उनपे ऑक्साइड आएगा और वो नष्ट होगी। तो दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा, ढेर सारी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स, टेक केयर।